नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ शक्ति सिंह जी गोहिल, गुजरात के राज्यसभा के सांसद, बिहार कांग्रेस के प्रभारी। शक्ति सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया, इसके लिए थैंक आपका तहे यू। दिल से शुक्रिया। शक्ति सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि बिहार चुनाव आ रहे हैं और समीकरण 2015 से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों के साथ इस वक्त चुनाव में जा रही है? देखिए, 2015 में मैं बिहार के आवाम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारे महागठबंधन को बहुमतिया वोट दिए हमारी सरकार बनी। कोई ना जी। कोई मजबूरी रही और जो भाजपा की आदत है कि सीडी, ईडी, सीबीआई कुछ ना कुछ चलते पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल करती है। और पता नहीं, जिन्होंने खुद कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा, उस नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जाना पड़ा। जनता आज बहुत परेशान है। बिहार में कोरोना और ऊपर से बाढ़, दोनों वजह से परेशानी में बिहार की जनता है। जी। जो सरकार वहां की है वो बस अपने चुनावी दलदल की राजनीति में, गंदी राजनीति में फंसी हुई है और उसी का प्रायोरिटी दे रही है। लोगों का क्या हो रहा है उसकी किसी को चिंता नहीं है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जाएंगे। हम बिहार में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एजेंडा जिसको कहते हैं, उसको लेके चुनाव जी। में जाएंगे और लाइक माइंडेड पार्टीज ज्यादा से ज्यादा साथ रहे, वो कोशिश रहेगी। सर, 2015 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक कहा जा रहा था कि बहुत जोर से चल रहा है, उसके बावजूद भी एनडीए हार गई थी। इस वक्त 2020 में ना मोदी मैजिक है और ना ही मोदी जी की वो लोकप्रियता है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस वक्त किन किन लोगों के साथ या किन किन मुद्दों के साथ है? कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ लड़ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई दुश्मनी की तरह नहीं, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में आज जो हालात है उससे लोग बहुत दुखी है। बिहार का एक वजूद हुआ करता था। अगर आप हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी खेती में देखो तो पूरे देश में 50% हिस्सा सिर्फ बिहार का था। चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, बिहार का अपना एक वजूद था। ये जो पीरियड गया, इसमें बिहार के टैलेंटेड लोगों के लिए सरकार टोटल फेल रही है। हम कुछ पॉजिटिव बातों को लेके जाएंगे। हम कमिश्नरी वाइज भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कहीं पे बिहार में बाढ़ आती है और कहीं पे सूखा रहता है। तो पूरे बिहार में एक तरह की बात नहीं है, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो हम कमिश्नरी वाइज उनकी बात करेंगे। हम जनता की आवाज बने हैं आज भी, और आने वाले दिनों में हम किसान को सही दाम मिले, युवा, टैलेंटेड युवा है उनको रोजगार मिले। आज शिक्षा लेने छात्र जाता है तो उसे शिक्षा देने वाला ही नहीं है और शिक्षक आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। हम वहां पे बढ़िया शिक्षा का बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नीति आयोग है, वो तो अभी जो सरकार वहां एनडीए की है, और एनडीए की सरकार का दिल्ली में बनाया हुआ नीति आयोग है, उसने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी में पूरे देश में सबसे खराब परफॉर्मेंस किसी का है तो बिहार राज्य का रहा है। और इसी के चलते लोग देखिए आज कितने परेशान है। चाहे रोड्स जी। हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बिहार बहुत ही बुरी दशा में है। हम एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर लेके लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता के आशीर्वाद हमें मिलेंगे और हमारी सरकार को इस बार पूरे तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। जेडीयू का एनडीए में शामिल होकर बिहार में सरकार चलाना, क्या ये बिहार की चुनी हुई सरकार के साथ या फिर उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने महागठबंधन को जीत दिलवाई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल आपकी बात सही है। बिहार की जनता का मैंडेट था एंटी एनडीए के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि एनडीए वहां पे शासन करे, उनके खिलाफ का मैंडेट था। और फिर आज लोग मान रहे हैं कि भाजपा ने
कुछ ब्लैकमेल किया और नीतीश कुमार जी उधर गए, तो जनता मान रही है कि उनको ठगा गया है और उनका बदला इस चुनाव में जनता लेगी, हमारे जी महागठबंधन को वोट देंगी। और कुछ ना कुछ नेचुरल अलायंस होता है नरेश जी। लाइक जी दूध में अगर आप चीनी मिला दो तो दूध मीठा हो जाता है, और एक नेचुरल अलायंस कहते हैं उसको। नीतीश कुमार जी कांग्रेस में जब तक थे, आरजेडी के साथ थे, हमारे गठबंधन में थे, वो सुशासन बाबू कहे जाते थे। जी पर एक अननेचुरल अलायंस, जो अलायंस हो ही नहीं सकता, अलायंस अभी बना है। जैसे कि दूध में अगर आप एसिड डाल दो तो दूध किसी काम का नहीं रहता है, उसी तरह से अब नीतीश बाबू को बिहार की जनता कुशासन बाबू कहती है। जी। ये मैं फर्क एक है। सवाल और जोड़ूंगा, मैं एक सवाल और जोड़, आपने कहा कुशासन बाबू। हाल ही में 264 करोड़ की लागत से बना पुल केवल 30 दिन में गिर गया। ये क्या सुशासन बाबू की यही सुशासन चल रहा है बिहार में? ये क्या दिखलाता है? ये सरकार की नीतियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। देखिए, वहां पे जो सरकार है वो भाजपा और जेडीयू की है, जी और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो ज्यादातर भाजपा से मिले हुए हैं। नीतीश बाबू को सरकार चलाने में मजबूरी है कि भाजपा की सांसों पे जीना है, तो भाजपा के लोग ब्लैकमेल करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे भाजपा के एक विधायक की या बच्चों के लिए सरकार की गाड़ी विधायक के बच्चों को लिए आप राजस्थान नहीं भेज सकते हो, पर कोटा तक भाजपा के विधायक के बच्चों को लेने के लिए सरकार की गाड़ी जाती है, और बिहार के आम आदमी के जो बच्चे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये जो ब्रिज टूटा है उसका जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जनता के पैसों से बना हुआ, अभी इतने जल्दी से अगर इस तरह से ब्रिज टूटते हैं, ये साफ दिखाता है कि इसमें पैसे खाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की मिली भगत है, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसी का तो ये नतीजा है। सर आपने, मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों में गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुए हैं, आप भी उसमें जीते हो। लेकिन उस वक्त जो घटनाएं घटी, कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो गए। और गुजरात की घटना से पहले अब कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी जो हुआ, उसके बाद राजस्थान में अभी फिलहाल में जो हुआ, ये सभी घटनाएं क्या साबित करती है? चुनाव के वक्त ही विधायकों को खरीद के लेके जाना या फिर किसी और तरीके से अपने पार्टी में लेके जाना क्या साबित करता है इस देश में? क्या लोकतंत्र को इसी तरह से चलाएगी ये सरकार? देखिए, आपने एक सही सवाल करा है। एक बहुत बड़ा खतरा लोकतंत्र के सामने है। प्योरिटी इन डेमोक्रेसी, प्योरिटी इन इलेक्शन प्रोसेस, वो बहुत जरूरी तो होती है कि चुनाव में एक पवित्रता होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, वो एक कानून लेके आए, और उन्होंने पार्लियामेंट में अगर आप स्पीच देखोगे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, एमएलए पैसे खा के वोट इधर उधर करते हैं, एक काला धब्बा है लोकतंत्र के ऊपर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून में संशोधन करते हुए ये कहा कि जो पार्टी के चुनावी चिन्ह पे जो विधायक चुनाव जीता है, उनको उसी पार्टी को वफादार रहना होगा, और राज्यसभा में वोट देने वाला पार्टी का एमएलए उसी पार्टी जिसको नियुक्त करती है उसे जाके वोट दिखाएगा, और अगर गलत जगह वोट दिया है तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में पवित्रता आनी चाहिए। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये पैसों से खेल नहीं होना चाहिए। आज उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी में आज के भाजपा के नेता उससे बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। पैसे इतने कमा लिए हैं आज के भाजपा के नेताओं के पास, और वो करोड़ों रुपए देके जिस पार्टी से जो चुना हुआ है उसको खरीदते हैं। पब्लिक का मैंडेट था कर्नाटक में हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन शासन में आए। मध्य प्रदेश में पब्लिक का मैंडेट था क्लियर कट कि कांग्रेस की सरकार वहां पे चले। अब पैसों की ताकत पे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेना, खरीद लेना, ये कोशिशें जो है, मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल इसके खिलाफ जन आक्रोश उठेगा। कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है।
मैं एक भाई इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछता हूँ सर। देखिए, भारतीय मीडिया का जो स्तर है वो लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 3 या 4 सालों की बात करोगे और खास तौर पे पिछले 2 सालों की, जो लाइव डिबेट्स में जहर उगला जा रहा है, जो लाइव डिबेट्स में जो मुद्दे उठाने चाहिए वो मुद्दे न उठा के सिर्फ धर्म की राजनीति और टीआरपी को बढ़ाने के लिए भारतीय मीडिया जिस तरफ आगे बढ़ रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मीडिया जो है वो भी डेमोक्रेसी के मेन पिलर्स में से एक खंभा, जो मेन खंभा कहते हैं, जी। वो मीडिया भी है। अब पता नहीं इस खंभे में सबको सवाल करे अपने आप में। मैं तो मीडिया के साथियों को कहता हूं कि अपने जज्बात, अपने आत्मा को पूछिए कि क्या अभी हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर सिर्फ चंद पैसे एडवर्टाइज, उसी के चक्कर में देश बर्बाद हो तो हो, लोकतंत्र को काला धब्बा लगे तो लगे, तो कुछ लोग जो ये काम कर रहे हैं, और बीजेपी को तो ये रास आता है क्योंकि पैसे की उनके पास कमी नहीं है। स्काई इज द लिमिट, जितना चाहो उतना पैसा वो फेंक सकते हैं। और फिर अगर मीडिया ऐसे चलेगा, या फिर बिजनेसमैन है वो भी आजकल समझ गए हैं कि अपने पैसों से मीडिया चैनल्स को ही खरीद लो, और फिर जो सरकार बैठी है उसके गुणगान करो और अपने धंधे का फायदा लेते रहो। इधर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में, उसको फायदा मिलता है कि मीडिया उसकी वाहवाही करे। कितनी भी नाकामयाबियां हो, देश के लोग, कोरोना में सरकार फेल रही है फिर भी उसकी तारीफ। चाइना हमारी भूमि में घुसता है, हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और मीडिया उसके ऊपर आक्रोश नहीं चलाता है। क्या हमारे जवान की कीमत मीडिया की एक चाइना की ऐप है? एक सर के सामने 10 सर लाने की बात की थी, तो 20 के सामने 200 मारने चाहिए ना। अब तो क्या करते हैं कि चाइना की ऐप बंद कर दी और मीडिया पूरे दिन चलाता रहता है, जैसे कि चाइना को खत्म कर दिया हमने। अरे भैया, हमारे 20 जवान मरे हैं। आप कहते हो कि, बयान देते हो कि चाइना हमारी भूमि में नहीं आया, और जिस देश ने, जिस गद्दार ने हमारे 20 जवान को मारा है, वो फिर हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके दुनिया को कहता है कि देखो, मैं कहता हूं कि मैं तो उनकी भूमि में गया ही नहीं, तो मेरी बिहार रेजिमेंट के 20 जवान किसने मार दिए? क्या हम, हमारी गलती से मरे थे? ये इस तरह की जो राजनीति चल रही है, इससे बड़ा दुखी हूं मैं एक हिंदुस्तानी हूं, कांग्रेसी से ऊपर भी। और कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त देश के हित को मैंने दल मैंने के ये हित सवाल से सर ऊपर आपको रखा है। इसीलिए पूछा है। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा है, मैं भी किसी मीडिया में फिलहाल अभी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया का जो स्तर है वो देखते हुए कोई भी भारतीय उसमें काम नहीं करेगा। उसमें वही व्यक्ति काम करेगा जो विचारधारा के तहत उसमें काम करता है। इससे जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे। बिहार में बेरोजगारी हो या फिर चाहे कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो, इन सभी मुद्दों को खत्म करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो आपके पास क्या प्लान है? देखिए, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लाइक माइंडेड पार्टी जो साथ मिलके हम, क्योंकि बिहार की जनता भी बीजेपी जेडीयू से छुटकारा चाहती है, तो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हम बने, इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ रखना हम चाहते हैं, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाएंगे। और वो भी, मैंने कहा कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो अक्रॉस द स्टेट, पूरे बिहार के लिए जो समस्या एक सी ही है और उसका इलाज भी एक ही होगा। कुछ समस्या ऐसी है कि जो रीजन वाइज अलग अलग है। 9 कमिश्नरी है बिहार में, और हर कमिश्नरी की अपनी समस्याएं हैं, और वो दूसरी कमिश्नरी से उल्टी भी हो सकती है। तो जी। इसको हम अलग अलग तरीके से एड्रेस करेंगे। हम एक ऐसा शासन देना चाहते हैं जहां आम आदमी की चिंता होगी, गरीब, किसान, छात्र, युवा, छोटा व्यापारी, बड़ा उद्योग भी उधर आए, और इसके साथ आम बिहार के लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। इस देश के हर कोने में बिहारी बाबू बसे हैं। इस देश के विकास के, चाहे नींव की ईंट हो या चमकते कंगूरे हो, बनाने में बिहार के हमारे श्रमिक भाइयों का, बहनों का पसीना लगा हुआ है। उनके लिए वहां सही काम, वो हमारी हमारी प्राथमिकता होगी।
देखिए, आपने कहा बिहार के लोग, लेकिन 2015 में बिहार के लोगों ने 9 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने नोटा को प्रेस किया था। मतलब कि वो 9 महागठबंधन के साथ भी नहीं थे और एनडीए की सरकार के साथ भी नहीं। तो वो 9 लाख लोग अब अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो आप उनको क्या भरोसा दिलाना चाहोगे कि जो जेडीयू ने किया, जिस तरह से लोगों के साथ धोखा करके वो एनडीए में शामिल हो गए, जबकि जनता का जो मैंडेट था वो महागठबंधन को था। कांग्रेस के पास क्या प्लान है उन 9 लाख लोगों को अपने तरफ लाने के लिए? क्योंकि वो लोग किसी को भी समर्थन नहीं कर रहे थे। 2015 की मैं बात कर रहा हूं, और वोट प्रतिशत देखा जाए तो 2.5% लोग हैं जिन्होंने नोटा को प्रेस किया था 2015। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे बिहार के साथी जिन्होंने नोटा का विकल्प चुना था, उन्होंने अब सब कुछ देख लिया। और इसीलिए उस वक्त क्या था, दो ऑप्शन था, एक और नीतीश कुमार थे, एक और बीजेपी थे। दो में से कोई पसंद नहीं था, इसलिए नोटा था। अब जो दोनों पसंद नहीं थे वो एक हो गए हैं, तो एक विकल्प खुला है जहां पे 9 लाख लोग हमारे गठबंधन को वोट करेंगे। जी सर, मैं आखिरी सवाल आपसे, आप गुजरात से राज्यसभा सांसद भी है। इस वक्त गुजरात में आंदोलन चल रहे हैं, एग्जाम में डिले हो रही है, एग्जाम के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, चाहे फिर वो एलआरडी का मुद्दा हो, बीज सचिवालय क्लर्क की 2 साल की एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, जीपीएससी की एग्जाम 5 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे। गुजरात मॉडल जो बताया गया था या फिर जो दिखाया गया था, वास्तविकता उससे बहुत अलग है। तो आप राज्यसभा सांसद के तौर पे गुजरात के किन मुद्दों को उठाएंगे राज्यसभा में? देखिए, आपने सही कहा है कि गुजरात जो है वो पहले से डेवलप स्टेट था हमारा। और गुजरात में पहले भी हम बिजली पूरी तरह से गांव में देते थे और 18 घंटा किसान को हम देते थे हमारे शासन में। अब गुमराह करके लोगों को गुजरात को थप्पड़, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में तब कह रहे थे, और एडवर्टाइजमेंट उस तरह से गुमराह करने वाले बने थे। आज गुजरात को थप्पड़ करके जो मुद्दे उठाए थे मोदी जी ने, वो खुद प्रधानमंत्री है। मैं पहले तो उन्हीं की बात उनके सामने रखूंगा कि ये तो आप कहते थे कि गुजरात को मिलना नहीं मिलता है, तो थप्पड़ है गुजरात को। तो अब आप क्यों थप्पड़ मार रहे हो? आप तो दे दीजिए हमारा जो हिस्सा है। गुजरात के काफी ऐसे इश्यूज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। बरसों से हम इसकी बात कर रहे हैं। उसमें से कुछ इश्यू ऐसे थे, जब 10 साल में मेरी सरकार थी, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, हम खुद गए थे वहां। जब मोदी जी हमको ताना मारते थे कि ये इश्यू है, मैं लीडर ऑपोजिशन था, विरोधी दल का नेता था, मैं उस ताने को भी सही मायने में लेके गुजरात के इंटरेस्ट के लिए दिल्ली जाता था, सोनिया जी से मिलता था, मनमोहन सिंह जी से मिलता था, अहमद भाई से मिलता था, राहुल जी से मिलता था, और कहता था कि गुजरात, और सभी मदद करते थे। और गुजरात के इश्यूज में कोई राजनीति हम नहीं करते थे। आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि गुजरात कोई भाजपा का नहीं है, गुजरात कांग्रेस पार्टी का नहीं, गुजरात गुजरात है। और उस मैं एक गुजरात सवाल के सर जोड़ दिल लेता का। हूं, मेरा लास्ट सवाल है। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, वही विधायक भाजपा की टिकट से अब वापस उपचुनावों में वो लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को चुना, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाके दोबारा वही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप गुजरात की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं दिल से गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं, और गुजराती होने के नाम पे मुझे फक्र हो रहा है कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि के इस गुजरात के वोटर बहुत ही अच्छे वोटर है। उन्होंने जो भी पैसों से अपने आप को बेचता है, उसको दोबारा चुनाव जिता के नहीं बेचते। आपको याद होगा नरेश जी, अहमद पटेल साहब के चुनाव के वक्त जी। 16 लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे। उस वक्त भाव चल रहा था, 25 करोड़ की बात हो रही थी, और वो जी। गए थे। उस 25 में से सिर्फ 2 लोग दोबारा हाउस में चुनाव जीत के आए, और वो भी एक तो बहुत 265 वोटरों से। और उसमें बड़ा चेहरा अल्पेश और ठाकुर इलेक्शन। हाँ, उसके बाद जब ये अभी अभी के माने, जब जयशंकर जी का और वो चुनाव हुआ राज्यसभा का, उस वक्त पे मेरे 2 साथी, भाई अल्पेश पटेल और धवल जाला, दोनों युवा साथी थे। लंबी उसकी करियर थी, अगर मेरे पास रहते तो फ्यूचर उनका ब्राइट था।
कुछ चक्कर में आ गए, भाजपा की ओर चले गए जी। और दोनों हार गए। दोनों का पॉलिटिकल करियर भाजपा ने खत्म कर दिया। तो अभी भी जो चुनाव में जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि की गुजरात की जनता इस बार और कुछ नहीं देखेगी। पर ये जो पैसे के खेल में उधर चुनाव के, राज्यसभा के चुनाव के वक्त भाजपा में गए हैं, वो दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे। गुजरात की जनता उसको ऐसी हार का माल चखाएगी कि दोबारा चुनाव लड़ने के वो काबिल नहीं रहेंगे। सत्य सिंह जी गोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त थैंक दिया। यू वैसे। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। बिहार की जनता को अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि बिहार में चुनाव है और मैं चाहता हूं कांग्रेस के प्रभारी हैं आप, तो बिहार की जनता से एक मैसेज हो जाए आपका। मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों और साथियों, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो अभी वक्त चल रहा है कोरोना का और उसका कहर बिहार में बहुत है, तो मेरे बिहार का हर नुमाइंदा, हर परिवार स्वस्थ रहे, वो कहीं किसी को कोई बड़ी दिक्कत ना आए। बाढ़ की हालत भी है और सरकार वहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने में भी इधर उधर का कर रही है, वहां पर भी लोग दुखी हैं। मेरी आप सब से प्रार्थना है कि सरकार पे हम मिलकर दबाव डालें कि वो कोरोना में भी ठीक से चिंता करे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए भी चिंता करे। हम सब मिलके अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सरकार तो अपनी मनमानी करती रहेगी। हमें लोकतंत्र में आखिर में लोगों की आवाज ही बड़ी चीज होती है, तो हम जरूर उठाएं। और आने वाले चुनाव में आपका प्यार, आपका वोट, आपका आशीर्वाद मैं मांगता हूं। आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी, आपकी चिंता करेगी। आप सबके आशीर्वाद से बनने वाली कांग्रेस वाले महागठबंधन की सरकार आपके हर काम के लिए हर वक्त एक सेवक के तौर पे तैयार रहेगी, शासनकर्ता नहीं। एक सेवा करने वाला मेरा हर वहां का साथी आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।